वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जयपुर से वीकेंड निफ्टी एनालिसिस लेके एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मेरे चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के ऊपर इस निफ्टी अपडेट्स को आप सब लोगों ने जो प्यार दिया और एक महीने के अंदर ही मेरे चैनल के 500 सब्सक्राइबर होने पे मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि ये नॉलेज अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। एक डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। इस चैनल में जो भी डिस्कशन हो रहा है वो एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए है और शेयर बाजार या इससे रिलेटेड कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। आप सबको अगर शेयर बाजार में रिलेटेड कोई भी काम करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। अगर किसी को टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल, तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। आइए पिछले वीक को अपन रिकैप करें तो हमने कहा था कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी सपोर्ट लेगी और ये सेलिंग का पॉइंट नहीं है, चाहे बाजार आपको कितना भी डरा है। और एग्जैक्टली वही हुआ। पहले 4 दिन के बाद में अकेले फ्राइडे की एक सिंगल कैंडल ने इस सारे बुलिश बियरिश मूड को बुलिश में कन्वर्ट कर दिया। इस हफ्ते को की शुरुआत के अंदर निफ्टी गैप अप पिछले फ्राइडे के बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए गैप अप खुली और इसने एक डोजी कैंडल बना के मंडे को अपने इरादे ये बताए कि हम गिरने वाले नहीं हैं। सेकंड डे मंगलवार को निफ्टी ऊपर खुली, बियर्स ने जोर लगाया क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं किया और एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बना के इसने क्लोज दी। थर्ड डे वापस इसी सेम रेंज के अंदर निफ्टी ओपन हुई और एक छोटे सा स्पिनिंग टॉप बना के इसी कैंडल रेंज के अंदर बंद हो गई। और हमने हमारे सारे मिलने वालों को ये बता दिया था सबको कि ये जो रेंज है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुकी थी क्योंकि 3 दिन की क्लोजिंग इसी रेंज में थी और एक क्लासिक रेंज बाउंड ट्रेड मिल रहा था। इस रेंज का जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है, ऊपर की डायरेक्शन में होता तो ऊपर चला जाता और नीचे की डायरेक्शन में हुआ तो हम एक्सपायरी वाले दिन, मंथली एक्सपायरी के दिन हमने सेल ऑफ देखा। निफ्टी ऊपर खुली, ऑलमोस्ट क्लोज के बराबर थोड़ी सी ऊपर गई और इसने इस लाइन को, जो कि 375 है, 350 से 375 का जो रेजिस्टेंस पिछले 3 दिन से खा रही थी, सेम उसी जगह से इसने रिवर्सल लिया और आईटी स्टॉक्स की जो धुनाई हुई और बाजार के अंदर मैसिव सेल ऑफ आया और इसने एक ह्यूज कैंडल बनाई जो कि ओपन 24,274 का था और क्लोज 23,914 का था। ऑलमोस्ट 274 प्लस 85 पॉइंट, 350 पॉइंट का सेल ऑफ, 350 पॉइंट की बड़ी कैंडल। इसके बावजूद भी ये जो प्रीवियस गैप था इसको फिल करने में ये कैंडल सफल हुई और हमें पता था कि लास्ट डे मंथ एंड इस कैंडल से होना था, एक्सपायरी इस कैंडल पे हुई है और मंथ एंड के दिन बुल्स ने जोर लगाया और ओपनिंग 927 पे देने के बाद 24,100
31 के ऊपर क्लोज करने में बाजार को सफल रहा, ऑलमोस्ट 210 या 215 पॉइंट ऊपर। अब आगे क्या, ये सवाल उठता है, क्या हम इस डबल बॉटम, इस बॉटम को वापस टच करने के लिए नीचे आ रहे हैं? पहला पहला प्रश्न। अगर हम अब की बार नीचे की तरफ आते हुए दिखेंगे, तो जो मैंने आपको समझाया है कि डबल बॉटम को कैसे ट्रेड किया जाता है, उसको उस मेरे इस वीडियो, वो वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर, उसको आप देखें और उसको ध्यान रखें कि हम यहाँ से नीचे आके इस पॉइंट के ऊपर से कहीं वापस रिवर्स तो नहीं करना चाह रहे। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी मोर डरावनी पॉसिबिलिटी है कि हम इन सारी चीज़ों को तोड़ के, ये जो इलेक्शन डे का क्लोज है और ये जो जोन ऑफ इंटरेस्ट है, इस जोन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। ये यहां से आता, और मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में भी ये बात बताई थी कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमने इस हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक बड़ा हेड एंड शोल्डर और भी है। ये जो थे हेड एंड शोल्डर, इसके अलावा मैंने आपको मेरे प्रीवियस एनालिसिस में भी बताया था कि अगर अपन इसको स्लांटिंग लाइन के साथ कैलकुलेट करें, तो इस स्लांटिंग लाइन की पीक यहाँ पे, लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर की पीक यहाँ पे, ये दोनों पीक ऑलमोस्ट सेम जगह पे है। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बाजार ये डाउनफॉल के साथ यहाँ तक आ सकता है। ये तो जो मैथमेटिक्स सामने दिख रही है, ये हेड एंड शोल्डर का नॉर्मल वेरिएशन है। टेक्निकल एनालिसिस का एक मेरा अपना पर्सनल रूल है, जो कि मैंने 30 इयर्स के टेक्निकल एनालिसिस करते करते, बहुत सारे ट्रेडर्स को एनालाइज करते हुए, खुद ने रिसर्च करके बनाया है। वो ये कहता है कि कोई भी पैटर्न अगर वैलिड होता है, तो उसका, जैसे सपोज करो इसने इस नेकलाइन को तोड़ देगी, हेड एंड शोल्डर, और हम यहां तक पहुंचेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 70 से 80% है। लेकिन अगर ये पैटर्न फेल हो जाए और ऊपर चला जाए,
तो इसके स्टॉप पे जल्दी पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 300% है। ऑल फेल्ड पैटर्न्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन सक्सेसफुल पैटर्न्स। इस लाइन का मतलब हुआ, अगर डबल टॉप फेलियर हुआ है तो डबल टॉप से रिवर्स होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो वो और वोरेशियस अपमूव देगा। डबल बॉटम पे अगर इसको अपमूव देना चाहिए था और वो नहीं दिया उसने, तो वो और वोरेशियस फॉल करेगा। अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर फेल हो गया, तो आप मान लीजिए कि हेड के हाइट तक पहुंचने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब हमारे पास में एक पॉसिबिलिटी ये आ गई कि ये पैटर्न इस समय बड़ा डाइसी सी पोजीशन में है, क्योंकि इसने इस बॉटम का, जो ये डबल बॉटम है, इस डबल बॉटम से रिवर्सल दिया और इसने ये गैप फिल कर दिया। अब ये नेक्स्ट मूव क्या करेगा कि ये जो कैंडल है, जो लास्ट कैंडल है, ये कैंडल अगर अपन ये माने कि ये डाउन मूव है तो ये बुलिश हरामी हो गई, बुलिश हरामी हो गई। और सेंटिमेंट के हिसाब से भी देखा जाए तो प्रीवियस डे की इतनी लार्ज कैंडल के इसने मिड पॉइंट को पार करके बंद हुई है, तो ये एक तरह की पियर्सिंग लाइन पैटर्न कहलाता है, जो कि बुलिश है। तो हमारे पास में मल्टीपल बुलिश फैक्टर्स अवेलेबल हैं। अगर हम ए बी सी को पैटर्न, इस पैटर्न को ट्रेड कैसे किया जाए, अगर हमें इस पैटर्न को ट्रेड ही करना पड़ जाएगा, तो हम इसमें बड़ा आसान तरीका है इसको ट्रेड करने का। हम इस बॉटम से इस टॉप तक ए मान लेंगे, इसके बाद में ये बी मान लेंगे, और यहां से ऊपर की तरफ सी जान मान लेंगे, तो ए इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सी होता है। तो अगर ऐसा होगा तो इस हाइट से 24,350 है, और ये जो बॉटम है ये 23,265 है। तो 250 आप इसको पकड़ लो और 350 इसको पकड़ लो, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का है। 900 पॉइंट में से वेव बी ने जो ये लो मारा है, ये लो है 870 का। 350 में से 800, 450, ऑलमोस्ट 480 पॉइंट के आसपास का ये डाउन मूव है 900 में से। तो ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट हो गया इस मूव का। और अगर ये यहाँ से अप मूव देगा, तो ये हो गया 350, और इसके अंदर 450 और जोड़ लो आप, 350, 400, 800। तो हम 24,800 तक तो आराम से जा ही सकते हैं इस मूव के कारण। तो ये पॉसिबिलिटी, और 24,800 तक अगर हम पहुंच गए, तो आप मान के चलो कि आप इस हाई को जरूर पार करेंगे, क्योंकि ये एक फेल्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो जाएगा। ये दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस है नेक्स्ट वीक के लिए। हम बहुत क्रूशियल जंक्शंस के ऊपर हैं। ट्रेड करते समय हमें, अगर बाय साइड की पोजीशन है, तो हमें इस रेड कैंडल का जो लो है, इसके लो को ऐसे रखना चाहिए। इसके नीचे हम पहुंचेंगे तो हमारे पास में काफ़ी नीचे गहरा डेप्थ है, 23,200 300 तक वापस आ सकते हैं। निफ्टी के बाद अपन अपना एज यूजुअल देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कह रही है। अच्छा, निफ्टी का एक चैनल टेक्निक और होती है। चैनल टेक्निक के अंदर, इस चैनल के अंदर हम ट्रेवल कर रहे थे, इस चैनल को हमने ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट के बाद इसको रीटेस्ट किया है इस चैनल को। तो ये भी एक बुलिश साइन है कि हम इसको, इसके ऊपर रहने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी का चार्ट हो गया। अब अपन आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे।
बैंक निफ्टी को मैं हमेशा बहुत वेटेज देता हूँ, क्योंकि 22 से 26% का वेटेज है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि दिसंबर के अंदर जो निफ्टी के वेटेज की रीजेग हुई, उसके अंदर ICICI बैंक का वेटेज बढ़ने वाला है। थोड़ा सा रिलायंस का वेटेज को ये कम करना चाह रहे हैं। हो सकता है शायद रिलायंस का वेटेज कम करने की खबर हर इम्पोर्टेंट फंड मैनेजर के पास पहले से थी, इसलिए रिलायंस को वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर कम करते जा रहे थे, क्योंकि इंडेक्स फंड को शेयर्स के अंदर जब भी इंडेक्स के अंदर चेंज होता है तो उसको अपने शेयर पोर्टफोलियो के अंदर फेरबदल करना ही पड़ता है। बैंक निफ्टी बड़ा इंटरेस्टिंग सा बिहेव कर रही है। बैंक निफ्टी ने क्या किया है कि एक चैनल में प्ले कर रही है। ये इसकी टॉप बॉर्डर है, ये इसकी ऑलमोस्ट लोअर बॉर्डर है, और इस जोन के अंदर हमें मूव कर रहे हैं। और अभी करंटली हम एक सेंटर पॉइंट को पार करके अपर बॉर्डर के ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहे हैं। और इस समय ये पिछली 5 कैंडल इसी जोन के अंदर है। निफ्टी का जो डेली एनालिसिस की जो कैंडल है, उस कैंडल ने भी एक वेरी इंटरेस्टिंग बुलिश हरामी पैटर्न बनाया है। या इसको अगर मैं डोजी मान लूं, तो बुलिश हरामी डोजी भी कहला सकती है। अगर ये गैप अप खुलेगा तो बुलिश देगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर हम वीकली देखते हैं, तो ये टॉप पे, इस जोन के टॉप के ऊपर ये जहां रिजेक्शन ले रहा है, इसी जोन के अंदर इसने एक इन्वर्टेड हैमर सी पोजीशन बनाई है, जो कि प्रीवियस पुलिश हरामी से गैप अप करके पाई है। तो अगर अपन इसको मिड पॉइंट बनाएं और अगले दिन की गैप अप होती है, तो ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाने की तरफ अग्रसर हो जाएगा। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार डॉक्टर सिंह, GDP के डाटा तो बहुत खराब आए हैं और आप बुलिश बुलिश बातें कर रहे हो अभी भी। GDP का डाटा एक एक्सपेक्टेशन से ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट नीचे आया है। एक्सपेक्टेशन से इतना कम आने के बाद बाजार के अंदर मैसिव सेल ऑफ आना चाहिए, जो कि बहुत लोग एंटिसिपेट करके बैठे हुए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस डाटा के कारण इनिशियल रिएक्शन में अगर बाजार नीचे कल गिरता है, तो ये बाय एंड डिप अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। बाजार रिवर्स होगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? इस खराब GDP डाटा ने RBI को रेट कट करने के लिए और मजबूर करेगा। अगर RBI रेट कट करेगी तो रेट सेंसिटिव बैंक सब भागेंगे, और मेरे हिसाब से फर्स्ट वीक 7 या 8 तारीख के आसपास RBI की मीटिंग है। एक मिनट, आई विल चेक इट। RBI दिसंबर। RBI शेड्यूल 24-25 मॉनेटरी पॉलिसी। दिसंबर 8, 10 बजे। 8 दिसंबर को है। तो 8 दिसंबर को पॉलिसी मीट है।
और खराब जीडीपी डाटा बाजार एंटिसिपेट करेगा कि रेट कट की संभावना और ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बाजार बुलिश साइड रहेगा। ये एक इंटरेस्टिंग सा चार्ट फॉर्मेशन थी, जो कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है प्रीवियस, और इसके बाद में जैसे ही इसने एक्सपायरी डे के दिन ये लास्ट कैंडल्स बनाई, और इन कैंडल्स के बाद यहाँ पे इसने एक अच्छा सा बाउंस दिया है। अब अपन और अपने जो निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट हैं उनको भी देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। टीसीएस, इसका भी बहुत ज़्यादा वेटेज है। दो बड़ी रेड कैंडल के बाद इसने नीचे ओपन होने के बाद इसने ऑलमोस्ट मिड पॉइंट के आसपास तक इसको लेके गया, और ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना रहा है, या बुलिश मेटाहोल्ड भी इसको एक पैटर्न होता है जो माना जा सकता है, ये बुलिश पैटर्न। आईसीआईसीआई बैंक ने भी सेम ऑलमोस्ट बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है, जो कि उसका बुलिश मूड को बताता है। एचडीएफसी बैंक, इसने एक हैमर बनाया है, जो कि प्रीवियस डे एक लार्ज रेड कैंडल बनाने के बाद, ये एक्सपायरी डे के जो मैनेजमेंट था उसके अंदर एचडीएफसी बैंक का भी बहुत बड़ा एक योगदान था। कल इसने एक बुलिश हैमर बना के पैटर्न बंद किया। रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है जिसका चार्ट के ऊपर आइडिया नहीं है मुझे। जो कि निफ्टी रिजिक की कहानी है उसका थोड़ा लगता है कि उसके कारण ये हो सकता है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा है इस जगह पे। और मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि बिना रिलायंस को देखे इंडेक्स के ऊपर कभी कोई कॉल नहीं लेनी चाहिए। ये आप देखो, 1 2 3 4 5 कैंडल्स, कंजिक्यूटिव 5 कैंडल्स इस जोन के अंदर है। अगर इस जोन को ये 1 या 2 दिन में नहीं निकाल पाएगा, तो आप मान के चलो कि ये एक बार वापस डाउनफॉल दिखाएगा, नीचे की तरफ गिरने की तरफ अग्रसर होगा, इस जोन की तरफ। तो इसलिए रिलायंस को बड़ा केयरफुली हमें वॉच करना है। रिलायंस के बाद हम इंफोसिस के चार्ट को देखते हैं, तो इसने एक टॉप पे एक ऑलमोस्ट डोजी स्पिनिंग टॉप बनाया। उसके बाद इसने एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की फॉर्मेशन दी है, जो कि बुलिश हो सकती है अगर बशर्ते कल इससे ऊपर होता है तो ये मॉर्निंग स्टार की तरह बिहेव करेगा और बाजार बुलिश होगा। हायर हाई हायर लो की पैटर्न बना रहा है अभी तक। इस लो के नीचे सेल ऑफ की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक इस जोन के अंदर रेजिस्टेंस ले रहा है। 1116 से 1130, इस 15 पॉइंट की रेंज के अंदर एक्सिस बैंक मूव कर रहा है, और ये ट्रायंगल फॉर्मेशंस बना के बैठा हुआ है। तो अगर इसका ब्रेकआउट आता है, जो कि कभी भी आने के चांस है, तो ये 1150 के ऊपर काफी अच्छा मूव आपको देने को तैयार रहेगा। आइए चलो अब अपने फेमस अडानी के ऊपर आ जाते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस, दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था
जब अडानी एंटरप्राइजेज 1,000 के आसपास आया था। 1,020 पे। ये हिंडनबर्ग वाले स्पाइक है। इस फॉल के बाद भी मैंने आपको ये बोला था कि ये स्टॉक केवल न्यूज़ के कारण पिट रहा है, इसके फंडामेंटल से लेके एवरीथिंग बहुत अच्छे हैं और हमें बाय करना चाहिए। और उस समय हमने इसका टारगेट 7,000 का दिया था, 1,000 के ऊपर। इसने ऑलमोस्ट वहाँ से आपको एक शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर, आप ये फॉल की जो 1 फरवरी 2023 है और हम 24, और ये हो गए 1 फरवरी से 1 नवंबर, मतलब 1 दिसंबर मान लो। 1 फरवरी से 1 साल, और दिसंबर के अंदर आप मान लोगे तो 10 महीने, 2 साल भी नहीं हुए। 2 साल के बीच में उसने 1,000 रुपये पे जिसने इन्वेस्ट किया था, उसके 1,000 रुपये के 3,600 रुपये करने के बाद इसने आपको एक बार वापस अपॉर्चुनिटी दी, इसने 2,000 रुपये पे एंटर करने की। ये वापस न्यूज बेस्ड तमाशा, और ये इसका सेल ऑफ हो गया। ये सेल ऑफ टेक्निकल चार्ट के ऊपर एक अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इसने एक इस मैसिव गैप डाउन के बाद, इस मैसिव रेड कैंडल के बाद नेक्स्ट डे इसने आपको अपॉर्चुनिटी दी 2025 के आसपास बाय करने की। और इसने एक स्ट्रॉन्ग मेटल्ड, बुलिश मेटल्ड बनाया, और ये बाय करी इसको। इसने इसने वापस डबल बॉटम टच करने के लिए इधर आया, और डबल बॉटम के बाद में इसने ये जो कैंडल बनाई है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। लास्ट 2 दिन से इसने दो डोजीज कंटिन्यूस बनाई है। अगर ये इस डोजी के बाद में नीचे गिरता है तो ये एक बार फिर आपको 2140 से लेके 2034 के बीच का बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। मेरी आपको से रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी वापस मिलती है तो प्लीज़ इसको मिस मत करिएगा। अडानी ग्रीन का, जिसके कारण ये सारा तमाशा हुआ अमेरिका के अंदर, कि अडानी ग्रीन ने कहा कि हम इतने बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेंगे वहाँ के एनर्जी नीड्स के अंदर, ग्रीन एनर्जी नीड्स। और ट्रम्प के जीतने के बाद, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया, और एक झूठे सच्चे केस के अंदर, केस भी क्या है, केस ये है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, जहाँ भी अपोजिशन के स्टेट्स हैं, मोदी के साथ में अडानी का नाम जोड़ा जाता है, और अपोजिशन वालों को अडानी ने घूस खिला खिला के प्रोजेक्ट लिए, और सारे चीफ मिनिस्टर अब तक मना कर चुके हैं कि बीजू दल वाले ने मना कर दिया है, तेलंगाना से वाले ने मना कर दिया है, छत्तीसगढ़ तो इवन कांग्रेस ही था, राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत थे। इनमें से सभी ने ये मानने से इनकार कर दिया कि हमने अडानी से रिश्वत खाई। तो इस केस का फ्यूचर फेथ क्या होगा, ये सामने सब दिख रहा है। और वही हुआ। अडानी ग्रीन आपको 900 रुपये में मिल रहा था, और आज 1,325 हो गया। ऑलमोस्ट 50% रिटर्न इन 1, 2 and 3 days। वाह, वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज है। अडानी पोर्ट के अंदर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बन रहा है। लास्ट 3 कैंडल्स अच्छी नहीं है, जो कि एक रेंज कैंडल के अंदर ही मूव कर रही हैं तीनों। और हो सकता है कि आपको ये डिप करके एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी दे। निफ्टी नेक्स्ट, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाद में निफ्टी नेक्स्ट को अगर आप देखोगे तो इसको देख के नहीं लगता कि बाजार सेल ऑफ के मूड में है, क्योंकि ये कंजिक्यूट बुलिश अप मूव दे रहा है इस बॉटम के आने के बाद में। सेम सेम पैटर्न निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर भी है। निफ्टी स्मॉल कैप भी बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, और निफ्टी मिड कैप को भी देखोगे तो वो भी ऑलमोस्ट तीनों पैट चार्ट जो है, ये तीनों एक जैसा बिहेवियर दिखा रहे हैं आपको चार्ट में।
और ऊपर से तुर्रा ये है कि इन्होंने 45 नए स्टॉक्स जो कि मिड कैप के अंदर थे, उनके फ्यूचर एंड ऑप्शंस शुरू कर दिए। दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग कि निफ्टी आईटी, आईटी का बहुत ज़्यादा वेटेज हो गया है हमारे इंडेक्स के अंदर, और इसने ये एक ब्रेकआउट दिया है, और इस ब्रेकआउट के बाद, इस ब्रेकआउट को ये रीटेस्ट करके इसने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनाई है। ये आपको मैं दिखाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है इसके अंदर। अगर ये पैटर्न वैलिड रहता है, ये पैटर्न अगर वैलिड रहता है, ये ये रीटेस्ट के बाद में ये अगर ये ऊपर चली जाती है वापस, जो कि इस सपोर्ट लाइन का भी ले रही है, तो आप मान के चलो 40,000 से 43,500, 3,500, 44, 45, 46, 47, 47,000 की निफ्टी आईटी इंडेक्स को पहुंचने में कोई रोक नहीं पाएगा। तो अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स इतना ऊपर जा रहा है, बैंक्स के अंदर इंटरेस्ट रेट कम होगी, ऊपर जाएगा, तो डाउन साइड तो मुझे लिमिटेड लगती है। वैसे भी 200 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट कर सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उससे नीचे जाएगा बाजार। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मेरे से पूछा है कि सर आप ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हो, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स बताते हो, तो इस एनालिसिस को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों को यही कहना है कि अगर आप अ, बाजार में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको ये पता लग गया है कि यार बाजार 200 डे मूविंग एवरेज के पास है, तो आप अपने अच्छे सेलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें, ताकि वो इन्वेस्टमेंट आपको फुलफिल करे, आपको जल्दी रिटर्न दे। जैसे 200 डे मूविंग एवरेज के पास में ऑल ऑफ सडन देर इज ए अपॉर्चुनिटी टू बाय द अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स ऑलमोस्ट 25% फ्रॉम रिसेंट हाई, 25% एक्स्ट्रा नीचे गिरे हुए। अगर हाई से कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 40 50% नीचे मिलेगा आपको। तो इतना फॉल के बाद इतने अच्छे स्टॉक्स अगर आपको मिल रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं बाय करना चाहिए, ताकि शॉर्ट टर्म के अंदर आपको 20 30 40% का गेन हो रहा है। भाई हम लोग यही तो साल भर में जो गेन कमाने की बात कर रहे हैं, वो गेन अगर 2 महीने में या 1 महीने में हो रहा है, तो उसमें बुराई क्या है। तो इंडेक्स को आप देख के ये जज कर सकते हो कि बाजार इस लेवल से और ज़्यादा नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा। हमें इस जगह के ऊपर आके सेलेक्टेड गुड क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, और सारा सारा पैसा एक ही पॉइंट पे न लगा के एक सेलेक्टेड स्टैगरिंग बाय करनी चाहिए, अलग अलग लेवल्स के ऊपर आके बाय करनी चाहिए, और अपनी पोजीशंस बिल्डअप करनी चाहिए। बाजार, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी सब इंटैक्ट है, जीडीपी के डाटा, ये सब किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा कि ये डाटास कैसे मैनिपुलेट किए जाते हैं, ताकि रिटेलर्स बाजार से डरें और बाजार से निकल जाए। आप ये मान के चलो, न एफआईआई, न टेलीविजन चैनल, न मार्केट मेकर, न रेगुलेटर, इनमें से एक भी आदमी ये नहीं चाहता है कि रिटेलर पैसा बनाए। रोज आपको डराएंगे, रोज आपको ये बताएंगे कि आप मत पैसा लगाओ इस बाजार में कि पैसा डूबेगा, और खुद सारे दिन यही काम करेंगे। गवर्नमेंट, बैंक, सेंट्रल बैंक, हर आदमी शेयर बाजार में पैसा लगा रहा है, और हमको मना करता है। उससे भी ज्यादा फनी चीज क्या है, आपने कभी सोचा है कि सारे बैंक, सारी गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट, सब गवर्नमेंट ने, सब लोग आपको रोज कहते हैं कि गोल्ड मत खरीदो, गोल्ड मत खरीदो, गोल्ड मत खरीदो। अभी मैं आज ही पढ़ रहा था कि पोलैंड की सेंट्रल बैंक ने कल 100 टन गोल्ड खरीदा। क्यों खरीदा?
कि उसको लगता है कि यार जब बुरा वक्त आएगा तो ये यही सोना काम आएगा। तो भाई जब बैंक, इंडिया की रिजर्व बैंक ने क्या किया, खूब सारा सोना खरीदा है। क्यों खरीदा है? वो बुरा वक्त के अंदर यार ये गोल्ड ही अपने को बचाएगा। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जो इंडिया का गिरवी रखा गोल्ड था ब्रिटेन में, वो सारा सोना इंडिया मंगा रहा है। उसको ये भी विश्वास नहीं है कि ब्रिटेन वाले सोना बाद में दे देंगे कि नहीं देंगे। तो वो उस सोने को वहां से शिफ्ट करा रहा है इंडिया। तो जब गवर्नमेंट कह रही है कि सोना इंपॉर्टेंट है, तो भाई रिटेलर्स को भी सोना खरीदने दो ना। आप क्यों मना कर रहे हो कि सोना मत खरीदो? हमारे लिए भी सोना उतना ही इंपॉर्टेंट है। गोल्ड दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, और नीचे गिरने का नाम ही नहीं लेता है। तो इसकी जब भी कभी डिप आती है, तो मेरा आप लोगों से, जैसे इसने अपना रीसेंट हाई जो 2825 का था, वहां से इसने आपको 2590, और अगर लो को कैलकुलेट कर लो तो 2570, 2500, 2600, 2700, 2830, ऑलमोस्ट $350 टूट गया। $350 टूटने के बाद में 2700 आ गया। 2700 से ये अभी 2600 के आसपास से बाउंस कर रहा है। अगर ये हाई को, 2700 को वापस पार करेगा, तो आप मान के चलो कि बाजार वापस 2800 और ये पार करेगा। मेरा टारगेट 3000, टेक्निकल टारगेट $3000 क्रॉस करने का है गोल्ड का, जो कि एक वैलिड टारगेट है। तो गोल्ड को भी आप एक बाइंग के बारे में सोच सकते हो। और गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर मैंने धनतेरस के दिन एक वीडियो बनाया था कि हमें गोल्ड खरीदना चाहिए या सिल्वर खरीदना चाहिए, जो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा, उसको भी देखें। एक बार फिर निफ्टी और स्टॉक्स सब आप लोगों के समक्ष पेश करता हूँ। इस हेड एंड शोल्डर को याद रखें कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इन स्पाइट ऑफ दिस कि माय पर्सनल बायस, मेरे को ऐसा लगता है कि बाजार अपसाइड के अंदर ब्रेकआउट देना चाहिए। लेकिन देर इज ए पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, कि अगर ये चैनल ब्रेकआउट होता है तो हम 21,300 की तरफ भी जा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि। माँ लक्ष्मी आप सभी पे कृपा बनाए रखे। और एक बार फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर्स करें, और इसमें कमेंट दें, और अगले किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट में लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद। गुड नाइट।